नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। कोरोना की वजह से अपने माँ बाप को खो चुके बच्चों के लिए मरकज़ी हुकूमत ने PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का ऐलान किया। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने माशी मदद दी जाएगी। 23 साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें PM केयर फंड से 10 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे। हुकूमत ने ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी 2 ऐलानात किए हैं। उनकी पढ़ाई का खर्च हुकूमत उठाएगी और हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया है तो उसमें राहत दी जाएगी। लोन का इंटरेस्ट हुकूमत PM केयर फंड से देगी। साथ ही आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक सेहत का बीमा मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। इसका प्रीमियम PM केयर फंड से ही दिया जाएगा। कोरोना की वजह से जो बच्चे यतीम हो चुके हैं उन बच्चों की मदद के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर गौर करने के लिए हफ्ते के रोज़ एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसकी सदारत की। उन्होंने कहा कि बच्चे मुल्क के मुस्तक़बिल हैं, हम उनकी मदद और हिफाजत के लिए सब कुछ करेंगे। एक समाज के रूप में ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें। शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA पर हंगामा आराई के बाद उसका ताहाल इतलाक़ नहीं हो पाया है। ताहम वजारत दाखिला की तरफ से एक गेज़ेट नोटिफिकेशन जारी करके गैर मुस्लिम मुहाजिरीन को शहरियत फराहम करने का अमल शुरू कर दिया गया। वजारत दाखिला ने 28 मई को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम पनाह गज़ीनों से हिंदुस्तानी शहरियत के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। इस नोटिफिकेशन में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 अजला में मुकीम हिंदू, सिखों, जैनों और बौद्धों को और दीगर गैर मुस्लिमों से शहरियत के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। एक रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया है कि CAA के ज़रिए नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बुद्धिस्टों, जैन्स, पारसियों और ईसाइयों को हिंदुस्तान की शहरियत फराहम करने का इल्तिज़ाम किया गया था, लेकिन उसके कवायद यानी गाइडलाइंस ताहाल तैयार नहीं हैं। लिहाजा ये नोटिफिकेशन शहरियत के लिए पहले से मौजूद कवायद के तहत जारी किया गया। वजारत दाखिला ने यह नोटिफिकेशन शहरियत कानून 1955 और 2009 के तहत जारी किए हैं। ख्याल रहे कि मोदी हुकूमत जिस वक्त CAA कानून लेकर आई थी तो मुल्क भर में बड़े पैमाने पर उसकी मुखालिफत की गई थी। हिंदुस्तान की मुस्लिम तंजीमों, NGOs और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने इस कानून की मुखालिफत करते हुए इसे मुसलमानों के लिए इम्तियाजी सलूक करार दिया था। इस कानून के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज हुए और दिल्ली के शाहीन बाग में ख़वातीन के एहतजाज ने दुनिया भर की मीडिया की तवज्जो मबजूल कराई थी। पिछले साल मुल्क में कोविड के चलते बेरोजगारी की शरह 3 दहाकों में 7.11% के सबसे नीचे सतह पर पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि 2020 में काम करने को तैयार यहां के हर 10,000 वर्कर्स में से 711 को काम नहीं मिल पाया। हिंदुस्तान में पिछले साल बेरोजगारी की शरह के बारे में ये जानकारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने अपने ILO स्टैट डेटाबेस के हवाले से दी है। उसके आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले एक दहे में पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान में बेरोजगारी की शरह पड़ोसी मुल्कों से ज़्यादा रही। हालांकि एक दहा पहले 2009 में रोजगार के मामले में श्रीलंका की हालत बदतर थी। अगर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी यानी CMIE के डेटा की बात करें तो उसके मुताबिक कोविड की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान में बेरोजगारी की शरह सालाना की बुनियाद पर काफ़ी बढ़ा दी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी के मुताबिक जनवरी में 6.62% रही। मंथली अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रैल में बढ़कर 7.97% पर पहुंच गई। यानी जनवरी में हर 10,000 वर्कर्स में 662 लोग काम करने को तैयार थे लेकिन काम नहीं पा सके। लेकिन अप्रैल में बेरोजगारों की तादाद हर 10,000 में 797 तक पहुंच गई। CMIA के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से लोगों की आमदोरफ्त और सामान की ढुलाई में रुकावट आई। इसके चलते 16 मई 2021 को खत्म हफ्ते पर हर 10,000 वर्कर्स पर बेरोजगारों की तादाद 1,450 पर पहुंच गई थी। 23 मई को खत्म हफ्ते में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 14.7% यानी 1,470 फी 10,000 तक पहुंच गई। बेरोजगारी को सरकार की नज़र से अगर देखें तो उसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS डेटा के मुताबिक 2017-18 में बेरोजगारी की शरह 45 साल के सबसे ऊपरी लेवल
1% तक पहुंच गई थी, यानी उस साल हर 10,000 वर्कर्स में 610 बेरोजगार थे। लेकिन अगले साल यानी 2018-19 में उनका आंकड़ा घटकर 5.8% पर आ गया। अगले साल यानी 2020-21 में कोविड के चलते हालात बिगड़ने और बेरोजगारी की शरह में खासा उछाल आने के आसार है। मुल्क में रोजगार और बेरोजगारी की शरह के अहम स्टैटिस्टिक्स के बारे में अंदाजा लगाने के लिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO अप्रैल 2017 से PLFS कर रहा है। हिंदुस्तानी अवाम में तेल की कीमतों हिंदुस्तानी अवाम में तेल कीमतों की आसमान छूती कीमतों से सख्त परेशान है और इजाफे का ये सिलसिला लगातार जारी है। आज यानी हफ्ते के रोज पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर इजाफा हुआ, जिसके बाद पेट्रोल की कीमतों में 27 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ, जबकि डीजल 30 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। इस इजाफे के साथ हैदराबाद में आज फी लीटर डीजल की कीमत 97 रुपये 63 पैसे हो गई, जबकि फी लीटर पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 63 पैसे हो गई है, जबकि फी लीटर डीजल के दाम 92 रुपये 54 पैसे हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 से ज्यादा लोग तशवीशनाक हालत में हैं। इनमें से कुछ जिला अस्पताल और कुछ मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। एक मीडिया हाउस ने जहरीली शराब के स्कैम की ग्राउंड रियलिटी की पड़ताल की तो इन अमवात के लिए 6 लोग जिम्मेदार मिले। इनमें से 5 बड़े चेहरे सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। अब तक की पड़ताल में यह भी सामने आया कि जहरीली शराब का काला कारोबार सियासी रसूख और कुछ अफसरों के तालमेल के साथ किया जा रहा था, इसीलिए इसे हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही के चलते कत्ल कहा जाना ठीक होगा। इन 5 जिम्मेदारों में 2 मुलजिम वो हैं जो जहरीली शराब बनवा कर बाजार में बेचते थे। इन दोनों की सियासत में काफ़ी अच्छी पकड़ है, अच्छे रसूख है। एक का नाम ऋषि शर्मा है, ये रूलिंग बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो दूसरे का नाम अनिल चौधरी है। ये वेस्टर्न यूपी में काफ़ी दमखम रखने वाला RLD का कायद है। इसके अलावा 3 जिम्मेदार सिस्टम से जुड़े हुए हैं। इनमें एक अलीगढ़ के DM, दूसरे SSP और तीसरे ADM फाइनेंस है। अब तक हुकूमत ने जिला आबकारी ओहदेदार धीरज शर्मा, आबकारी डायरेक्टर राजेश कुमार यादव और आबकारी के सिपाही अशोक कुमार को सस्पेंड किया है। ये सब इस कड़ी में सबसे निचले सतह के जिम्मेदार थे। आबकारी कमिश्नर P गुरुप्रसाद के मुताबिक DM ने इस मामले की जांच ADM को सौंपी है। रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने IPL के बाकी बचे 31 मैचों को UAE में कराने का फैसला ले लिया है। हफ्ते को हुई स्पेशल जनरल मीटिंग में इसके UAE के दुबई, शारजा और अबू धाबी में कराने को लेकर मुहर लग गई। जराये के मुताबिक BCCI ने IPL के बाकी बचे 31 मैच को लेकर 3 हफ्ते की विंडो तलाश ली है। IPL के फेज 2 की शुरुआत 18 या 19 सितंबर से हो सकती है। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल 9 या 10 अक्टूबर को खेला जा सकता है। हालांकि शेड्यूल का ऐलान अभी नहीं हुआ क्योंकि बोर्ड का फोकस फिलहाल T20 वर्ल्ड कप पर भी है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो दिसंबर से पहले ये विंडो है ही नहीं। ये दूसरी बार है कि जब 2 मुल्क में IPL का एक सीजन खेला जाएगा। इससे पहले 2014 में लोकसभा इंतखाबात के दौरान लीग के शुरुआती 20 मैच UAE और आखिरी 40 मैच हिंदुस्तान में हुए थे। 21 दिनों के अंदर लीग राउंड में 7 सिंगल, 10 डबल हेडर मुकाबले हो सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 2, एलिमिनेटर और फाइनल समेत 4 प्लेऑफ मैच खेले जाएंगे। इससे पहले 2020 सीजन भी UAE में ही कराया गया था। 3 स्टेडियम में 60 मैच कराए गए थे। इससे UAE को अच्छी रेवेन्यू भी जनरेट हुई थी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज को कोरोना वायरस के ओरिजिन यानी ये कहां से इसकी शुरुआत हुई उसकी सच्चाई पता करने के अहकाम दिए हैं। इसके लिए 90 दिन का वक्त दिया गया है। सवाल यह है कि बाइडेन ने इस मामले की जांच के अहकाम अब क्यों दिए। ऐसा तो नहीं है कि चीन पर शक और WHO की जांच पर सवाल आज उठ रहे हैं। याद कीजिए, अमेरिका में पिछले साल नवंबर में हुआ सदारती इंतखाबात। तब के सदर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कई बार ताल ठोककर दावा किया था कि कोरोना चीनी वायरस है और अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास इसके सबूत मौजूद है। उन्होंने सही वक्त पर इन सबूतों को सामने लाने का वादा भी किया था। बहरहाल ट्रंप इंतखाबात हार गए। उनके तमाम वादे और दावे धरे के धरे रह गए। 20 जनवरी 2021 को बाइडेन सदर बने। अब करीब 4 महीने बाद वो फिर कोरोना के ओरिजिन पर दुगनी स्पीड से जांच करवा रहे हैं।
हैरानी चीन की चिड़चिड़ाहट को लेकर भी है। अब वो अमेरिका को साइंस और फैक्ट्स का ज्ञान दे रहा है। कुछ दिन पहले छोटे मुल्कों को कोरोना पर मदद की लॉलीपॉप भी वो थमा रहा था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वायरोलॉजिस्ट इयान लिपकिन कहते हैं कि हो सकता है कि इस जांच के बाद भी हमें कुछ ज़्यादा पता ना लगे। ये भी हो सकता है कि जितना अभी पता है उससे ज़्यादा कुछ ना मिले। इयान ने पिछले साल की शुरुआत में चीन का दौरा किया था, वहाँ के पब्लिक हेल्थ ऑफिसर से बातचीत की थी। चीन पर सवाल उठने की कुछ वजह है। पिछले साल जब कोविड ओरिजिन पर सवाल उठे तो चीन ने बिना फैक्ट्स के ही उन्हें नकार दिया था। इसके बाद वो WHO से जांच कराने पर तैयार हुआ। इसमें भी 13 चीनी एक्सपर्ट्स रखने का दबाव बनाया गया और कामयाब भी रहा। अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि सार्स वायरस भी कहीं चीन की ही करतूत तो नहीं है। फरवरी 2020 में चीनी हुकूमत ने एक साइंटिफिक मिशन को मंजूरी दी, लेकिन शर्त यह रखी कि जो भी जांच होगी उसमें चीन के साइंटिस्ट जरूर रहेंगे। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को सबसे ज्यादा दूसरे फैक्ट ने चौंकाया। इसके मुताबिक इंटरनेशनल साइंटिस्ट को डेटा चीन के एक्सपर्ट्स ही मुहैया कराएंगे। चीन ने साफ कहा है कि इंटरनेशनल टीम चीनी लैब्स की जांच नहीं कर सकेगी। जाहिर है कि कुछ तो पर्दादारी है, कुछ तो छिपाया जा रहा है। चीन की लैब्स के बारे में पहले भी खबरें आती रही हैं। साल दर साल इन लैब्स में हादसात होते रहते हैं। 2004 में बीजिंग के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का एक साइंटिस्ट शदीद रूप से इन्फेक्टेड हुआ था। इससे दूसरे लोग भी मुतासिर हुए और साइंटिस्ट की मां ने तो जान गंवा दी थी। माना जाता है कि सार्स वायरस था। मौसमियात के माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि 40% ये इम्कान मौजूद है कि अगले 5 वर्षों में दुनिया का दर्जे हरारत इस हद से आगे बढ़ जाएगा जिससे आबो हवा से मुतालिक पेरिस माहदे के जरिए बचने की कोशिश की गई है। मौसमियाती माहिरीन की आलमी तंजीम ने आने वाले कई वर्षों से मुतालिक अपनी एक ताज़ा पेशगोई में कहा कि दुनिया में 2025 के अख्ताम तक गर्म तरीन साल का नया रिकॉर्ड बनने का इम्कान 90% है। उनका यह भी कहना है कि बहरे ओकियानूस में आइंदा वर्षों में जन्म लेने वाली समुद्री तूफान ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि इस साल शुमाली निस्फ कुर्रे अर्ज पर खुश्की के ज़्यादातर हिस्सों में दर्ज हरारत हालिया अशरों के मुकाबले में 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होगा, जो तकरीबन 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड के मसावी है। खुश्क साली से जंगलात में बड़े पैमाने पर आग भड़कने के वाक़यात रौनुमा हो रहे हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल अमेरिका में जंगलात की आग है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के जुनूब मगरबी हिस्सों में खुश्क साली इस बरस भी जारी रहेगी। सन 2015 में आबोहवा से मुतालिक पेरिस माहदे में दर्जे हरारत को 1 डिग्री के चंद 10वें हिस्से के लगभग गर्म रखने के हदफ तय किए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि 40% इम्कान यह है कि अगले 5 वर्षों में कम से कम 1 साल ऐसा हो सकता है जिसमें दर्जे हरारत सनती दौर से कबल के आलमी दर्जे हरारत के मुकाबले में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो। अब बात कोरोना के आंकड़ों की। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिन दुनिया में 5,02,669 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 11,897 लोगों की मौत भी हुई। इसी के साथ दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 17,02,50,000 से ज़्यादा हो गई। इनमें से 35,40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15,21,00,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1,45,70,876 अफराद का इलाज चल रहा है। इनमें से 93,153 लोगों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना के मामलों में तेज़ी से गिरावट हो रही है, लेकिन रोज़ाना होने वाली अमवात के आंकड़ों ने अब तक तशवीश बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 1,74,083 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। नए मुतासरीन का यह आंकड़ा पिछले 47 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को 1,60,854 नए केसेस मिले थे। हालांकि कोरोना की वजह से होने वाली अमवात थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 24 घंटों में 3,611 लोगों की जान गई। मई के महीने में रोजाना औसतन 3.5 से 4,000 अमवात रिकॉर्ड की जा रही हैं। राहत की बात यह भी है कि वबा से रिकवर होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। जुमे के रोज 2,84,332 लोगों ने कोरोना को मात दी। इसके साथ ही एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद भी घट रही है। जुमे के रोज मुल्क में 1,14,947 एक्टिव केसेस कम हुए। बीते 19 दिन में ही 15 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस कम हुए हैं। 9 मई को सबसे ज्यादा 37,41,000 एक्टिव केसेस थे। अब ये घटकर करीब 22,12,000 रह गए हैं।
हिंदुस्तान में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई। इसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल में वैक्सीनेशन की औसत रफ्तार ठीक रही, लेकिन मई में पहला डोज लगवाने वाले लोगों की तादाद घट गई। इस महीने 37% डोज कम लग पाया। इस धीमी रफ्तार से टीका लगे तो मुल्क की 70% आबादी को टीका लगाने का निशाना पाना मुश्किल होगा। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया कि मुल्क के 108 करोड़ लोगों को दिसंबर 2021 तक दोनों डोज लगा देंगे। इधर टाइम मैगजीन का दावा है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने टीकों का ऑर्डर देने में बहुत देर कर दी है। हुकूमत ने जनवरी में सीरम से 1 करोड़ 10 लाख, भारत बायोटेक से 55 लाख डोज खरीदे। हुकूमत ने फरवरी में सीरम को 2 करोड़ 10 लाख डोज का ऑर्डर दिया, मार्च में 11 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया, फिर भी ये तादाद कम थी। इसीलिए लोग वैक्सीनेशन सेंटर जाने में बचे। जो बैरूनी मुल्कों से टीके खरीदने का जो जिम्मा रियासतों के पास जाने से भी टीकों का बहरान गहरा गया है। ब्रिटेन ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल शॉट यानी सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी MHRA ने यह मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि सिंगल डोज वैक्सीन को अप्रूवल के बाद मुल्क की इकोनॉमी को पूरी तरह खोलने में मदद मिलेगी। ब्रिटेन में अब तक 4 वैक्सीन को अप्रूवल दिया जा चुका है। हालांकि ब्रिटेन में नए वेरिएंट्स को लेकर कई तरह की तशवीश भी जाहिर की गई है। एक न्यूज़ एजेंसी ने यूरोपीय यूनियन में वैक्सीनेशन पर एक अहम खबर दी है। इसके मुताबिक यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी EMA ने 12 से 15 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने के लिए मंजूरी दे दी है। EMA ने इस एज ग्रुप को फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन लगाने को कहा। यही वो पहली वैक्सीन है जिसे इस एज ग्रुप के लिए मंजूरी दी गई है। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल शॉट वैक्सीन के पहले MHRA फाइजर, एस्ट्राजेनिका और मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी दे चुकी है। ब्रिटेन हुकूमत ने मुल्क के कई हिस्सों में लॉकडाउन और पाबंदियां धीरे धीरे कम किए हैं। ये इकोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप खोलने की डायरेक्शन में एक जरूरी कदम माना जा रहा है। कोरोना की वजह से अब कई नौजवान भी वसीयतनामे लिखवा रहे हैं। 2019-20 में जहां वकीलों के पास 25 से 40 साल की उम्र वाले औसतन 2 लोग ही हर महीना वसीयत करवाने आते थे, 2020-21 में ये तादाद बढ़कर 10 से ज़्यादा हो गई, यानी इनमें 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। वकीलों के पास एक महीने में औसतन ऐसे 20 कॉल आ रहे हैं। नौजवान वसीयत में कई नई बातें भी जुड़वाते हैं। वसीयत करवाने वाले वकीलों और नौजवानों से बात करने के बाद पता चला कि अब वो सारी चीज़ें जो उन्होंने अपनी कम उम्र में कमाई हैं वो वसीयत में लिखवा रहे हैं। इनमें आईफोन, आईपैड समेत दूसरे महंगे गैजेट, कारें, सेविंग्स और प्रॉपर्टी शामिल है। एडवोकेट्स ने माना कि कम उम्र के नौजवान वसीयत करवाने आ रहे हैं, लेकिन ये सीक्रेट रखना चाहते हैं। वसीयत वही करवा सकते हैं जिसने जायदाद खुद बनाई हो। वसीयत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वसीयत बनवाने वाला इसे कभी भी बदल सकता है। वसीयत में इमूवेबल एसेट जैसे ज़मीन, मकान, दुकान वगैरह के साथ मूवेबल एसेट्स जैसे सोना, चांदी व दीगर जेवर के साथ गैजेट भी शामिल कर सकते हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि उसने पार्लिमानी कमेटी के मशवरों को नजरअंदाज किया है और बहरान के दौरान ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट और उसकी कीमत बढ़ाने जैसे फैसले करके अवाम के साथ नाइंसाफी की है। प्रियंका वाड्रा ने जिम्मेदार कौन मुहिम के तहत हफ्ते के रोज जारी एक बयान में कहा कि वबा के दौर में हुकूमत ने ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट 700% तक बढ़ाया, जिससे कोरोना की दूसरी लहर में मुल्क को ऑक्सीजन की शदीद कमी का सामना करना पड़ा और बड़ी तादाद में अवाम को अपने प्यारों को अलविदा कहना पड़ा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की लापरवाही के सबब मुल्क के अवाम को तबाही झेलनी पड़ी। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत ने सनती ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन की तरह इस्तेमाल में लाने का इंतजाम नहीं किया। उनका यह भी कहना था कि पार्लिमानी कमेटी के मशवरों को हुकूमत ने नजरअंदाज करके ऑक्सीजन सिलेंडर और रिफिलिंग की कीमत बढ़ाने का फैसला क्यों किया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत के गलत फैसले के सबब पूरे मुल्क के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से अवाम ने तड़प तड़प कर जान दी। पहली और दूसरी लहर के दरमियान मिले वक्त में मंसूबाबंद ढंग से तैयारी की जाती तो आसानी से ऑक्सीजन की किल्लत और इस हौलनाक वबा को टाला जा सकता था। मुल्क में कोरोना वायरस के बाद ब्लैक फंगस की वबा भी बड़े पैमाने पर लोगों को अपना शिकार बना रही है और मरीज और उनके अहले खाना उसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात को हासिल करने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं।
दरियासनात दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्लैक फंगस के अद्वियात के बहरान और उनकी दस्तयाबी में लोगों को होने वाली दुश्वारियों से मुतालिक दरखास्तों की समाअत करते हुए अफसोस का इजहार किया। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अदालत आलिया ने कहा कि हम जहन्नुम में जी रहे हैं, हर कोई इस जहन्नुम में जी रहा है। यह ऐसी सूरत हाल है जहां हम मदद करना चाहते हैं लेकिन हम बेबस हैं। इसी दौरान मरकज़ ने अद्वियात के बहरान और उसकी दस्तयाबी के ताल्लुक से उठाए गए इक़दामात के बारे में अदालत में एक रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद अदालत ने मरकज़ी हुकूमत को हिदायत दी कि वो दरामदात की मौजूदा सूरत हाल और स्टॉक के आने के बारे में मज़ीद तफसीलात पेश करें। अदालत आलिया ने ब्लैक फंगस से मुतासरा 2 मरीजों के लिए अद्वियात फराहम करने की हिदायत दी। दरखास्त करने वाली 2 अर्जियों पर जुमे के रोज़ समाअत करते हुए बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि वो कोई ऐसा हुक्म सादर करने से खासिर हैं कि किसी खास मरीज को इलाज करने में तरजीह दी जाए। मध्य प्रदेश में कोरोना वबा के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच वायरस के वेरिएंट पर सियासी लड़ाई तेज हो गई है। कोरोना के इंडियन वेरिएंट को लेकर साबिक वजीर आला कमलनाथ के बयान पर रियासत के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को ही वायरस का नया वेरिएंट बता दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि कमलनाथ मुर्दों से बात कर रहे हैं और कब्रिस्तान में लाशें गिन रहे हैं। इधर वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कमलनाथ और कांग्रेस पर पलटवार किया। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में आग लगाना चाहती है। शिवराज ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के झूठ का लेवल तो देखिए। रियासत के कांग्रेस के सदर कमलनाथ जी अपने बयान में कह रहे हैं कि अभी मैं रामचंद्र अग्रवाल जी से मिलकर आया हूं। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मौत नकली रेमडेसिविर से हुई है। अब मौत के बाद रामचंद्र जी बता रहे हैं कि उनकी मौत कैसे हुई है। जब मैं ये मांग करता हूं, ये कहते हैं ये देश विरोधी है, देशद्रोही है। इनसे प्रश्न पूछो तो ये कहेंगे कि ये लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। जब मैं सच्चाई बोलूं, सच्चाई की बात करूं, ये एफआईआर लॉन्च करते हैं। मैंने नहीं कहा था कि कोविड का नाम इंडियन कोविड है, ये तो पूरा विश्व कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा है इंडियन कोविड। आपने देखा होगा व्हाट्सएप। जब मैंने कहा कि ये इंडियन कोविड, हमारा भारत महान से भारत बदनाम हो गया। ये आज परिस्थिति अपने प्रदेश की है। हमारा नौजवान हो, आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ही बयान दे रहे हैं, मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत बदनाम है। भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हजारों हजार लोगों ने। कई ने पूरी जिंदगी और जवानी जेलों में खपा दी। अंडमान और निकोबार की यातनाएं सही। क्या मेरा भारत बदनाम कहना इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, इन क्रांतिवीरों का अपमान नहीं है? ये भारत की 130 करोड़। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने हफ्ते के रोज मरकजी हुकूमत पर बदले की सियासत करने का इल्जाम लगाया। वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को रियासत से दिल्ली बुलाए जाने पर उन्होंने कहा कि रियासत के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को कोरोना के बहरान के बीच लोगों के लिए काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की हार के बाद से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह उनकी हुकूमत के लिए हर कदम पर मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ममता ने कहा कि आप यानी मोदी और अमित शाह बंगाल में बीजेपी की हार पचा नहीं पा रहे हैं, तो आप पहले दिन से ही हमारे लिए मसाइल पैदा करना शुरू कर दिया है। इसमें चीफ सेक्रेटरी का क्या कसूर है? कोरोना के दौरान उन्हें रियासत से वापस बुलाना बताता है कि मरकजी हुकूमत सियासी बदले की नीयत से काम कर रही है। ममता ने यहाँ तक कह दिया कि वेस्ट बंगाल की तरक्की के लिए वो वज़ीर आज़म के पैर छूने के लिए भी तैयार है। तूफान यास से हुए नुकसानात का एस्टीमेट करने के लिए वज़ीर आज़म मोदी के
रिव्यू मीटिंग में ममता बनर्जी के शामिल नहीं होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वज़ीर आज़म ने मिदनापुर के कलाईकुंडा एयरबेस पर रिव्यू मीटिंग बुलाई थी, लेकिन अव्वल तो ममता बनर्जी वहां आधा घंटा देरी से पहुंची और ऊपर से इजलास में हिस्सा लेने के बजाय उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात कर उनको नुकसान पर सरकार की रिपोर्ट सौंपी और उनकी इजाज़त लेकर वहां से निकल गई। 17 मई को आए तूफान ताउते की वजह से अलीबाग से भटक गया एक जहाज पालघर में वाड्राई बीच के पास चट्टान से टकरा गया और 11 दिन बाद भी उसी जगह पर फंसा पड़ा है। तेज हवा की वजह से चट्टान से टकराने की वजह से जहाज के कई हिस्से टूट गए हैं। अब इसमें भरा 80,000 लीटर तेल रिस कर समंदर में आसपास फैल रहा है। मकामी मछुआरे जहाज को नहीं हटाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए एहतजाज की धमकी दी है। उनका इल्ज़ाम है कि अगर पूरा डीजल समुद्र में फैल गया तो इस इलाके में मछलियां और दूसरे समुद्री जानवरों की मौत हो सकती है। ये जहाज अलीबाग से निकला था, लेकिन ताउते की चपेट में आने के बाद पत्थरों में फंस गया। हुकूमत ने मुंबई और इसके आसपास के साहिलों पर 31 मई तक मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी है। इस वजह से मछुआरे वेस्ट कोस्ट यानी अलीबाग और वाड्राई बीच के आसपास के इलाकों में मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में 140वें कोर्स के 300 से ज्यादा कैडेट्स की पासिंग आउट परेड चल रही है। परेड की सलामी नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने ली। वो परेड के रिव्यू ऑफिसर और चीफ गेस्ट थे। इस दौरान नेवी चीफ ने तुलबा से पूछा कि हाउ इज जोश। इसके बाद एक सुर में आवाज आई, हाई सर। पुणे में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के जो ओहदेदार हैं उनकी शुरुआती ट्रेनिंग होती है। यहां से 3 साल का कोर्स पूरा करने के बाद वो 1 साल के लिए अपनी अपनी एकेडमी में फाइनल ट्रेनिंग लेते हैं। इससे पहले जुमे के रोज करमबीर सिंह एक अनोखा अंदाज पुणे में उनका देखने को मिला। 61 साल के सिंह ने एनडीए के कैडेटों के साथ पुशअप्स लगाए। इसके बाद वो अपनी हंटर्स स्क्वाड्रन यानी हाउस और हॉस्टल भी गए, जहां से 41 साल पहले वो एनडीए का कोर्स करके नेवी में शामिल हुए थे। वहां मौजूद कैडेट्स में जोश भरने के लिए उन्होंने अचानक ही सभी को पुशअप्स का चैलेंज दे दिया। वहां मौजूद सीएचएम ने नेवी सरबराह से पूछा कि सर कितने पुशअप्स। इस पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने कहा कि जितने हो सके। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिलान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक लीडर हमेशा फ्रंट से लीड करता है। इस ट्वीट को इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स ने भी रीट्वीट किया है। इंडिया एकेडमी आईडीएस के तहत ही आता है। मौजूदा नेवी के सरबराह के साथ साथ फौज के सरबराह जनरल एमएम नरवणे और एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया तीनों ही एनडीए से 1980 में एक साथ पास आउट हुए थे। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने रेसलर सागर मर्डर केस में मुलजिम सुशील कुमार की पुलिस रिमांड 4 दिन बढ़ा दी है। सुशील को पहले 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था, जो आज खत्म हो रही है। जराये के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि सुशील जांच में ताउन नहीं कर रहे हैं, ऐसे में उनका रिमांड बढ़ाना जरूरी है। वहीं सुशील के वकील प्रदीप राणा ने इसकी मुखालिफत की। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी पुलिस को दी। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह भी अहकाम दिए कि हर 24 घंटे में सुशील पहलवान का मेडिकल टेस्ट करवाया जाए। इसके साथ ही सुशील के वकील को कस्टडी के दौरान मिलने की भी इजाजत दी जाए। कोरोना के वक्त में हिंदुस्तान से मिली मदद के लिए अमेरिका ने शुक्रिया अदा किया है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि कोविड-19 के शुरुआती दौर में हिंदुस्तान ने जिस तरह से अमेरिका का साथ दिया था उसे हम कभी नहीं भूल सकते। हम चाहते हैं कि इसी तरह हम भी हिंदुस्तान की मदद करें। ब्लिंकन ने बात अमेरिकी दौरे पर गए हिंदुस्तान के वजीर खारजा एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में कई अहम चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका और हिंदुस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। कोविड-19 का सामना करने के लिए भी हम एकजुट हैं। साथ ही कहा कि दोनों मुल्कों की पार्टनरशिप मजबूत है और हमें लगता है कि इसके अच्छे नतायज मिल रहे हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफ़िज़।